जय हिंद। आज अपने को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है ना। तो टॉपिक डालेंगे अपन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे को मेनली जो पढ़नी है वो है पढ़नी अपने को E1 एंड E2। जैसे अपन ने SN1 और SN2 पढ़ी थी और उसकी मैकेनिज़्म को अपन ने स्किप कर लिया था क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी, है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी आप लोगों ने 11th क्लास में तो पढ़ रखी है, लेकिन अपन यहाँ स्किप नहीं करके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन? तो हमने कहा एक कार्बन के ऊपर अगर कोई एलिमेंट लगा हुआ A और एक पे लगा हुआ B, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही है, अदर एलिमेंट से कंप्लीट हो रही है। तो ये क्या होगा, किसी भी रिएजेंट की प्रेजेंस में एलिमिनेट होगा A एंड B और साथ में क्या बन जाएगा हमारे को, यहाँ से एक बॉन्ड फ्री होगा, यहाँ से एक बॉन्ड फ्री होगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ से एक एटम A निकल रहा है, यहाँ से B निकल रहा है, तो अपन ने क्या कह दिया, एटम। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर ग्रुप एंड एटम्स आर एलिमिनेटेड। इसलिए अपन ने इसको क्या लिखा है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और क्या हो रहा है हमारे को, तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब अनसेचुरेशन आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड की हो रही है। और अनसेचुरेटेड में भी हमारे को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, इसको रिवर्स अगर अपन करें तो ये डबल बॉन्ड है, अगर A B इसके साथ कनेक्ट हो जाए तो एक पर A और एक पर B, तो ये क्या रिएक्शन नज़र आ रही है हमारे को, इसकी रिवर्स अगर अपन देखें तो एडिशन है। अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन को देखेंगे तो हमारे को एक तरह की एडिशन नज़र आ रही है। इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या है, तो इट इज़ रिवर्स ऑफ एडिशन। क्या कह सकते हैं अपन, रिवर्स ऑफ एडिशन, यानी कि एडिशन का जस्ट अपोजिट ये होने वाला है। क्लियर। आप इसको पॉज करके उतार लेना, मैं और प्रॉपर्टीज़ को राइट डाउन कर लेता हूँ फटाक से। ठीक है, अब और क्या मिलने वाला है हमारे को, तो हमारे को यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड ये टूट रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूट रहा है, और नया बॉन्ड कौन सा बन रहा है, तो एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है भाई, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड टूटे, ये दो सिग्मा बॉन्ड टूटे और एक नया पाई बॉन्ड बना। भाई सिग्मा तो पहले से है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सिग्मा भी एक तरीके से नया हो गया और पाई बॉन्ड बन गया। इसका मतलब दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टू सिग्मा बॉन्ड ब्रेक और बदले में क्या मिला हमारे को, वन पाई बॉन्ड। अब आप एक बात बताओ कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है या पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है? अगर टूटने का नंबर आएगा तो सबसे पहले कौन टूटता है, तो पाई बॉन्ड तो अनस्टेबल है। ठीक है भाई, और कमज़ोर भी है, वीक बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे को रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। भाई दो सिग्मा बॉन्ड टूटना अपने आप में, और बहुत ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड्स को अपन अगर तोड़ेंगे तो हमारे को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एक तरह का कौन सा प्रोसेस है, तो हम कहेंगे ये तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब इसका जो डेल्टा H होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, अपने आप कब होने वाली होगी, तो ये स्पॉन्टेनियस होगी जब हम इसको क्या देंगे, हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तरह काम करेगा। क्लियर बात है। जिस कार्बन के साथ हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन, है ना। जिस कार्बन के साथ हमारा, जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन, हेलो एल्केन्स की बात करेंगे, तो हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, अल्फा कार्बन, और उसके पास वाले कार्बन को क्या बोलने वाले, बीटा कार्बन। तो बताओ, अल्फा कार्बन से भी एक एटम निकल रहा है, एलिमेंट निकल रहा है, और बीटा कार्बन से भी हमारा एक एलिमेंट निकलने वाला है। इसका मतलब इस रिएक्शन को अपन एक नाम से और जान सकते हैं, उसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन।
अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्लियर। और फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एल्कीन। क्लियर। और बहुत सारी जगह पर हमारे को अल्फा बीटा की जगह अल्फा गामा भी दिख सकता है, यानी कि थर्ड नंबर कार्बन पर अल्फा बीटा और एक कार्बन यहाँ है, अगर हो बाई चांस तो उस कंडीशन में अल्फा ये बीटा और इसको क्या बोलते हैं अपन, गामा बोलते हैं। गामा वो लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, गामा है। तो अल्फा गामा एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो हमारे को बहुत सारी जगह क्या मिलेगा, अल्फा गामा एलिमिनेशन। ठीक है। और अल्फा गामा एलिमिनेशन अगर हो तो उस कंडीशन में जैसे हमने इस कार्बन के और इस कार्बन के ऊपर ये लगाया ए और इस कार्बन के ऊपर लगाया बी। एक मिनट। और अगर यहाँ से ए का एलिमिनेशन और यहाँ से बी का एलिमिनेशन हो और यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे को सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, होगा अनसैचुरेटेड ही। लेकिन सिग्मा बॉन्ड कहाँ बन गया अपने पास, अल्फा और गामा इन दोनों के बीच में बन गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर होगी फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एल्केन। क्या मिलेगा हमारे को, साइक्लिक एल्केन। और यहाँ पर क्या मिलेगा, तो अपन लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। याद आ जाएगी बात। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टीज़ को याद रखना, कैसे भी अपने को घुमा फिरा के क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। क्लियर। एक एक प्रॉपर्टी। अल्फा गामा हमारे को एलिमिनेशन डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे को नहीं है। हमारे को क्या पढ़ना, खाली अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अल्फा बीटा एलिमिनेशन में भी हमारे को कौन सी टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, एक तो पढ़नी है हमारे को E1 टाइप, जैसे SN1 हुई थी। सेकंड पढ़नी है अपने को E2 टाइप, और एक रिएक्शन और होती है, उसको बोलते हैं अपन E1CB मैकेनिज्म। ठीक है भाई। ये तीन तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमारे को रिएक्शंस और पढ़नी है। इसमें से फर्स्ट जो टाइप का होगा उसको बोलेंगे अपन E1, जैसे SN1 है ना, 2 स्टेप्स रिएक्शन होती है SN1। यहाँ पर भी 2 स्टेप्स रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। तो एक कार्बन के ऊपर जैसे हमारा X लगा हुआ है और एक कार्बन के ऊपर H लगा हुआ है, तो पहली कंडीशन में तो क्या होगा, यहाँ से X माइनस निकलेगा बाहर, X माइनस निकलेगी बाहर, और क्या बन जाएगा हमारे को, कार्बोकेटाइन। ये मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। क्लियर। अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको रीअरेंजमेंट कराते हुए प्रोडक्ट बनाना है, और रीअरेंजमेंट नहीं है तो उस कंडीशन में H प्लस फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और क्या बन जाएगी हमारे को, एल्कीन। क्लियर है। E2 मैकेनिज्म में क्या होगा, तो E2 मैकेनिज्म के अंदर इसी कार्बन के ऊपर हमारे को H और X लगाने हैं। ठीक है। एक ही स्टेप के अंदर H प्लस निकलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन अपने को देखनी नहीं है, बैक साइड से अटैक होगा और क्या मिल जाएगी हमारे को, एल्किन। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है E2, जैसे SN2 रिएक्शन थी। क्लियर। E1CB रिएक्शन का मतलब होता है CB का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस। तो एलिमिनेशन होगा पर क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, यहाँ पर अपने को X माइनस और निकालना, दोनों एक साथ निकलेंगे और क्या बन जाएगी, एल्किन। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर एक H है, ये X है, पहले क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा। देखो पहले क्या निकला था, X माइनस निकला था तो कार्बोकेटाइन बनाया था, और कार्बोकेटाइन बनते से अपन E1 मैकेनिज्म के दिया। अब यहाँ पर क्या निकला हमारे को, H प्लस पहले निकल गया, और H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव, और X जहाँ पर लगा हुआ है वहीं लगा हुआ है, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर क्या लगा हुआ हमारा X। ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। फिर क्या होगा, X माइनस निकलेगा, और X माइनस की निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ क्या बन जाएगी हमारे को, एल्कीन। याद रहेगी बात। तो ये तीन टाइप की रिएक्शन है, E1, E2 और E1CB, जहाँ पर क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। E1 और E1CB में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर पहले अपना न्यूक्लियोफाइल निकला और यहाँ पर H प्लस पहले निकला। क्लियर। स्टार्ट करते हैं हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट टाइप की रिएक्शन कौन सी है, E1 मैकेनिज्म। क्लियर। हेडिंग लगाएंगे E1 यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर।
E2 अगर होता है तो क्या को लेते हैं अपन, बाई मोलिकुलर। एग्जाम्पल लेके अपन इसको रिएक्शन को लिखते हैं, RCH और यहाँ क्या लगा दिया अपन ने X। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, X माइनस निकलेगा, अभी अपन ने बात करी थी, किसी न किसी रिएजेंट की प्रेजेंट में होगा। ठीक है भाई, कोई ना कोई रिएजेंट होगा, रिएजेंट तो लेना ही पड़ेगा, विदाउट रिएजेंट तो रिएक्शन होगी नहीं। और रिएजेंट क्या लेना है हमारे को, कोई भी वीक बेस लोगे, वीक बेस लेंगे तभी कार्बोकेटाइन बनेगा भाई। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो डायरेक्ट अटैक कर लेता। अब वीक बेस लिया तो इसके निकलने का इंतजार करेगा भाई, ये जाएगा फिर वो जाकर अटैक करेगा, है ना। तो इस कंडीशन में हमारे को क्या लेना पड़ेगा, वीक बेस लेना पड़ेगा। ये स्लो स्टेप भी होती है, और हम जानते हैं कि जो स्लो स्टेप है वो RDS भी है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, X माइनस बाहर निकलेगा, X माइनस बाहर निकला तो क्या बन गया हमारे को, कार्बोकेटाइन। और क्या निकल गया, CH3, कुछ अभी निकला नहीं, कार्बोकेटाइन बन गया बस। ठीक है। अरे अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो होगा, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, क्या बन गया हमारे को, कार्बोकेटाइन। हर एक चीज़ को मेंशन करना भाई, लिखना। ठीक है भाई। तो अगर यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी कि ये 2 डिग्री है, अगर कोई 3 डिग्री की तरफ जा रहा होगा तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो उस कंडीशन में वहाँ पर अपने को और रिएक्शन लिखनी पड़ी। याद रखिएगी बात। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, RCH कार्बोकेटाइन, ये CH2 और एक हाइड्रोजन को मैं ओपन करके लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वीक बेस की प्रेजेंस में यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, क्योंकि बेस से क्या मिल जाएगा इसको, OH, तो H2O की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर बात है। वीक बेस लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको क्या देना पड़ेगा अपने को, टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, अभी 1 मिनट में समझते हैं अपन। जैसे ये H प्लस निकला, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन गया हमारे पास, RCH डबल बॉन्ड CH2। वीक बेस जैसे आपने लिया CH3OH। अब बहुत सौ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो यहाँ से OH माइनस निकल के, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तो हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो सकती है। यहाँ से ये रिएक्शन होके और RCH, यहाँ पर ये OH और ये CH2, आराम से CH3 सॉरी, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा ही नहीं उस कंडीशन में। तो टेम्परेचर के अंदर हमारे को क्या रखना पड़ेगा, डिफरेंस रखना पड़ेगा। अगर आप हाई टेम्परेचर लोगे तो उस कंडीशन में हमारे को एलिमिनेशन करवाना है, और अगर आपने लो टेम्परेचर लिया, केवल टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर आपने लो टेम्परेचर लिया तो उस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये SN1। और अगर हाई टेम्परेचर पर लिया तो ये रिएक्शन हो जाएगी E1। क्लियर। तो हाई टेम्परेचर पर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर अपने को पाई बॉन्ड बनेगा। तो हाई टेम्परेचर के अंदर वीक बेस H प्लस को लेके निकलेगा, जबकि लो टेम्परेचर अगर लिया तो OH माइनस अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएगा, और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी। याद रह जाएगी बात, क्योंकि लो टेम्परेचर होगा तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारे को, एक्सोथर्मिक। भाई सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और हाई टेम्परेचर लिया तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, और उस कंडीशन में E1 मैकेनिज्म हो जाएगी। याद रह जाएगी बात। अब E1 की स्टेबिलिटी के लिए बात करें कि कौन रिएक्शन देगा, तो जैसे SN1 है वैसे E1 है, तो E1 की स्टेबिलिटी को है तो 3 डिग्री ज़्यादा देगा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। क्लियर भाई। हमने वीक बेस ही क्यों लिया SN1 रिएक्शन में या E1 में, अपन ने को वीक बेस लेने की क्या जरूरत है। तो वीक बेस इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपने लिया तो वो वेट नहीं करेगा X माइनस के निकलने का, वो डायरेक्ट जाकर अटैक कर लेगा। तो इफ स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड, या इफ स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपने लिया है तो स्ट्रॉन्ग बेस विल नॉट वेट फॉर रिमूवल ऑफ X माइनस, क्योंकि ये X माइनस के निकलने का इंतजार नहीं करेगा। क्लियर। अब रिएक्शन के लिए हमारे को सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट कैसे लेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे को
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। H2O ले लो, CH3OH एल्कोहल ले लिया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होगा तो वो केटायन एनायन बनाने में हमारे को ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे H2O लिया आपने, H2O तो अपने को पता है ये पोलर प्रोटिक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ठीक है बात है। तो ये हुई सॉल्वेंट की कहानी। लिविंग ग्रुप कैसे डिसाइड होगा? लिविंग ग्रुप अगर अपने को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे दिया तो फ्लोरीन की तो रिएक्शन पढ़नी नहीं है हमारे को। तो रेट ऑफ E1 रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में होगी एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी कि लिविंग ग्रुप जितना फास्ट जाएगा E1 रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। जैसे अगर अपन ने यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन लिया और ये लिखा दिया क्लोरीन, एक बार अपन ने 3 डिग्री कार्बन लिया, ये लगा दिया अपन ने ब्रोमीन, एक बार अपन ने 3 डिग्री कार्बन लिया और ये लगा दिया अपन ने आयोडीन, तो कार्बन कार्बन तो 3 डिग्री है तीनों, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। अब लिविंग ग्रुप की एबिलिटी, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में से सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप कौन होगा? तो आयोडीन, फिर उसके बाद में ब्रोमीन और उसके बाद में क्लोरीन। ये अपने को ऑर्डर ध्यान रखना है क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो बड़ी साइज़ है, पहले निकलेगा। ब्रोमीन की छोटी होती जा रही है, क्लोरीन की तरफ और ज़्यादा साइज़ कम होती जा रही है, तो एफिनिटी बढ़ती जाएगी, एफिनिटी बढ़ती जाएगी तो लिविंग टेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी E1 रिएक्शंस की। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करना। एक एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH CH3 और यहाँ लगा दिया अपन ने Br, ठीक है, और वीक बेस दे दिया आपको CH3OH और टेम्परेचर दे दिया 60 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर है। अगर यही लो टेम्परेचर होगा तो आप लोग SN1 रिएक्शन करवाना, लेकिन हाई टेम्परेचर आ गया तो उस कंडीशन में यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन या इधर से एक हाइड्रोजन, किधर से भी निकाल लो, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ये रिएक्शन कर लेना, इसको रिएक्शन को उतार लो। एक रिएक्शन और देता हूँ CH3 CH2 CH CH3 और ये लगा दिया अपन ने Br। क्लियर? और आपको रिएजेंट दे दिया मैंने CH3OH और टेम्परेचर कितना दे दिया 80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब इस रिएक्शन को सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद में उसका क्या आंसर निकलेगा वो आंसर आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इतना मैं हिंट दे सकता हूँ। ठीक है, अब आपको 2 प्रोडक्ट बनेंगे, उसमें से एक होगा मेजर और एक होगा माइनर, यानी कि एक कम बनेगा और एक ज़्यादा बनेगा। मेजर बनेगा उसके लिए भी एक रूल है, वो रूल ढूंढना 11th क्लास के अंदर। माइनर बनेगा उसके लिए भी एक रूल है, वो आपकी 11th क्लास में नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जो माइनर के लिए रूल बोलते हैं उसको बोलते हैं हाफ मान रूल, या हाफ मान, या जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को बोलेंगे अपन हाफ मान प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट दोनों को आइडेंटिफाई करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अभी एग्जांपल्स वगैरह और भी हैं, फिर अपन E2 स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।